होगा तो आई विल ट्राई मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूं जिन बच्चों का स्कूल है उनके लिए। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, तो यूं करेंगे कि टोटल एनर्जी तुम्हें खुद पता है कि सारी एनर्जीज का सम होती है, ठीक है। अली भाई, आज किसी बच्चे को क्लास से रिमूव नहीं करना, मंडे ऑनवर्ड्स फिर आपकी मर्जी होगी, लेकिन आप ना पहले ग्रुप में दो चार रिमाइंडर्स देंगे ना। बच्चों सिर्फ एक सेकेंड, बच्चों बातें ना करो, ये अब आगे चलाते हैं। देखो, टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है सारी एनर्जीज का सम। टोटल टोटल एनर्जी होती है सारी एनर्जीज का सम। क्या होती है? सारी एनर्जीज का सम। अब ये देखो, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पीई एंड केई। सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है ना, पीई और केई, उसका जो सम होता है वो होती है टोटल एनर्जी। तो लिखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीपीई प्लस केई। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो हमें समझने की जरूरत है, केई पॉजिटिव क्यों है और जीपी नेगेटिव क्यों है? द पोजेशन इज पॉजिटिव, द डेफिशिएंसी इज नेगेटिव। द पोजेशन इज पॉजिटिव, द डेफिशिएंसी इज नेगेटिव। व्हाट दैट मीन्स, मैं जाना चाहता हूं यूएस से, उसके लिए मुझे चाहिए 2 मिलियन, ठीक है, मेरी पॉकेट में 5 मिलियन। अब जो मुझे 2 मिलियन चाहिए वो जीपीई है, जो 2 मिलियन चाहिए वो जीपीई है। यूएसए इन्फिनिट पॉइंट है और मैं पॉइंट मैस हूं। मैं कौन हूं? पॉइंट मैस, या मैं कोई भी मैस हूं। मैं जाना चाहता हूं इन्फिनिट पॉइंट पे, और मुझे उसके लिए जो अमाउंट चाहिए एनर्जी की, जो कि हम अपनी लाइफ में पैसे के हिसाब से सोच रहे हैं, अगर मुझे यूएसए जाने के लिए 2 मिलियन चाहिए तो इट इज -2 मिलियन। वाई -2 मिलियन? बिकॉज इट इज द डेफिशिएंसी दैट आई नीड, ठीक है। अब 5 मिलियन मेरे पॉकेट में या अकाउंट में पड़े हैं, वो +5 मिलियन है। अब +5 मिलियन है मेरे पास पोजेशन, 2 मिलियन मुझे चाहिए ओवरऑल। अब जो इसका नेट होगा वो है मेरे पास टोटल डेफिशिएंसी। असल में जिसको हम टोटल एनर्जी लिख रहे हैं, ये टोटल डेफिशिएंसी है। जीपी और केई का जो नेट होगा, आप इसको यूं देखें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीपी की जगह लिखेंगे -G स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 2R था या R था? ओवर R था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। और केई था G स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 2R। जीपी के नीचे R था और केई के नीचे 2R था, यानी कि जो केई है वो जीपी का हाफ होती है, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा ये आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 2R, और ऊपर आ जाएगा -G स्मॉलर एम कैपिटल एम प्लस, कुछ गलती हो गई है मुझसे, अगर डिनोमिनेटर में 2R है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 स्मॉलर एम कैपिटल एम प्लस हो जाएगा G स्मॉलर एम कैपिटल एम। तो इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल -G स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 2R। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब अगर हम इन एनर्जीज को ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें यह करना होगा कि, सर ये सबकी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी ना सर? नहीं नहीं, एक काम करो, यहां पे लिखो स्टेटमेंट, तुम्हें अभी समझ आ जाएगी, और यहां पे लिखो एनर्जी। मैं लिखूंगा स्टेटमेंट और तुम बताओगे अच्छा ये स्टेटमेंट ये वाली एनर्जी बता रहा है। मैं एक तो लिखूंगा स्टेटमेंट और एक लिखूंगा एनर्जी, तो आप बताएंगे अच्छा ये स्टेटमेंट ये एनर्जी है। एनर्जी ओवरऑल एनर्जी, मैं टोटल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, इट विल कॉज कंफ्यूजन। ओवरऑल एनर्जी दैट a satellite needs to reach infinity, यानी कि सैटेलाइट को इन्फिनिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, आइसोलेटेड होने के लिए जो ओवरऑल एनर्जी चाहिए वो क्या है, ये बाद में लिखेंगे। नंबर 2 लिखो,
Energy of satellite due to its motion. Energy of satellite due to its motion. नंबर 3 लिखो. नंबर 1 हो गया ओवरऑल एनर्जी दैट अ सैटेलाइट नीड्स टू रीच इन्फिनिट पॉइंट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ड्यू टू इट्स मोशन. और नंबर 3 पे लिखेंगे नेट डेफिशिएंसी, नेट डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, यानी कि उसकी नेट डेफिशिएंसी कितनी है. ठीक, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं. ओवरऑल एनर्जी दैट अ सैटेलाइट नीड्स टू रीच इन्फिनिट पॉइंट, इसको बेटा कहते हैं जीपी. क्या कहते हैं इसको? जीपी. जो उसे टोटल चाहिए ना इन्फिनिटी पे पहुंचने के लिए, वो जीपी. एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ड्यू टू इट्स मोशन, के. अब जो नेट डेफिशिएंसी है वो क्या है? वो टोटल एनर्जी है. अगर हम इसको एक ड्राइंग पे जल्दी से रिप्रेजेंट कर दें, इन तीनों के फॉर्मूले भी हम लिख चुके हैं. इसका फॉर्मूला है अयान 1 सेकेंड यार, नेगेटिव जी एम एम. वैसे मुझे तुम्हारा क्वेश्चन पता है, तुम कहोगे ऊपर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है. ये मुझे तुम्हारा क्वेश्चन वैसे पहले से पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे फीस दे रहे हो तो तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी. अच्छा जी, अब ये हो गया आर, ये हो गया 2r, और ये हो गया नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 2r. अच्छा, स्मॉलर एम जो है ना, ये होता है मास ऑफ सैटेलाइट, और कैपिटल एम होता है मास ऑफ प्लेनेट. ठीक है. अब देखते हैं कि अयान के मुतालिक मैं सही गैस कर रहा हूं या नहीं कर रहा. एक मिनट, कहाँ गया अयान? हाँ, देखना कहेगा ऊपर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ अयान बताओ. आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो बताओ क्यों? तुम माइक तुम्हारा कर दिया ऑन, अब बताओ क्या करना है. सर। ये नेट डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी का मतलब है, ये पूछना था. यार मैंने ये अभी इनको एग्जांपल दिया ना, देखो ये मैं तुम्हें ड्राइंग पे बना देता हूँ. फॉर्मूले लिख लिए, ये मैं तुम्हें ना ड्राइंग पे इस तरह बना देता हूँ. देखो ये बना दो अर्थ, जल्दी से बना दो. अर्थ के अराउंड सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा ना, तो सैटेलाइट जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. अब सैटेलाइट जब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर किसी टाइम पे वो अपनी मोशन की एनर्जी को यूज करके सीधा चला जाए, वैसे ग्रेविटी उसको सीधा जाने नहीं देगी, लेकिन अगर वो सीधा चला जाए, समझ आ गई बात? देखो जब तक वो अपने ऑर्बिट में है तो उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है. अगर जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो उसकी ऑर्बिट की वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से उसको लॉन्च कर दिया जाए, इसका ये मतलब है. अगर वो उसी वेलोसिटी से लॉन्च हो जाए तो अपनी उस वेलोसिटी को यूज करके सैटेलाइट कहां तक जा सकता है? फर्ज करें वो चला गया यहां तक, यहां पे जाके उसकी स्पीड हो गई 0, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कैनेटिक एनर्जी यूज करके यहां तक पहुंच गया. बात समझ आ गई? यहां तक उसने क्या यूज किया? उसने अपनी कैनेटिक एनर्जी यूज कर ली. ये बात समझ लोगे तो आगे चलेंगे. अब जितनी एनर्जी वो यूज कर चुका है, रेजिस्टिव फोर्सेस तो नहीं है ना? नहीं है रेजिस्टिव फोर्सेस, लेकिन ग्रेविटी तो है और ना. उसकी ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खींचेगी ना? हाँ तो ग्रेविटी उसको रोक रही है ना. तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है अपनी कैनेटिक एनर्जी यूज करता जा रहा है. ठीक है. ठीक है. तो ऊपर जाते हुए रुकता जाएगा, रुकता जाएगा, कहां पे जाके रुक जाएगा? एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाएगा. जहां पे वो रुक गया उसकी के यूज हो गई, तो उसने कितना एनर्जी यूज कर ली? उसने जो एनर्जी यूज कर ली वो उसकी के है. लेकिन के यूज करने के बाद भी वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा. इन्फिनिट पॉइंट या आइसोलेशन अभी भी ऊपर है. अब यहां तक अगर बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं. फिर यहां तक आ गई बात समझ? ठीक है. अगर के यूज करने के बाद वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा, तो किसी पॉइंट तक तो पहुंचा है ना. के यूज करने के बाद जो फर्दर डेफिशिएंसी रह जाती है उसको कहते हैं टोटल एनर्जी. ये जो ब्लू वाला एरो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी को. और इसकी वैल्यू होती है, अब मैं साइंस को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है. अब इसको आप यूं समझो, आधा रास्ता वो कर लेगा के के साथ, बाकी के की जितना उसे और एनर्जी चाहिए बाकी आधा रास्ता करने के लिए. अब आइए बात ठीक समझ, है सर. मैं फिर से जी रिपीट सर. करता हूं. सैटेलाइट अगर अपनी के को यूज करके इन्फिनिट पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर दे, तो आधा रास्ता तो उसकी के साथ हो जाएगा, बाकी जो आधा रास्ता है उसमें के जितना और एनर्जी चाहिए.
तो ओवरऑल एनर्जी अगर मिला के देखी जाए कि उसे ओवरऑल कितना चाहिए, तो के ई के जितना डबल एनर्जी चाहिए, और इस ओवरऑल एनर्जी को हम जीपी कहते हैं। अब अयान जीपी क्या होती है, जो उसको ओवरऑल, और ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो है ना, वो पता है क्यों चल रहा है? वो चल रहा है कि ये नीडेड है ना, इतनी उसे चाहिए, नीडेड को नेगेटिव लिखते हैं। ये टोटल एनर्जी भी डेफिशिएंसी है, नीडेड है, जो नीडेड है उसको नेगेटिव लिख रहे हैं। और ये के ई जो है वो अवेलेबल है, उसका पोजेशन है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखते हैं। अब तीनों एनर्जीज का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि समझ आ गया होगा। ठीक है। जी सर, एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर, इन्फिनिट पॉइंट एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, मतलब एक्चुअल में तो कोई इन्फिनिट पॉइंट नहीं होता ना। हाँ हाइपोथेटिकल पॉइंट है, लेकिन आइसोलेशन है, एक्चुअल में भी होता है। वो पता है कौन सा पॉइंट होता है? जहां पे ग्रेविटी निग्लिजिबल हो जाए, जहां तो पे सर ग्रेविटी हो मतलब जाए। मतलब अगर ये जो सैटेलाइट हम सपोज कर रहे हैं, यार इस जमीन कहीं। से बात सुनो, बात सुनो, जमीन से आइसोलेट करना होता है। जहां पे जमीन, तुम इसको केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिट पॉइंट कहां पे होता है? जहां पे उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने आयोनाइजेशन की केमिस्ट्री में डेफिनेशन पढ़ी है तो वो यही नहीं थी कि टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट टू इन्फिनिट पॉइंट। और वो इन्फिनिट पॉइंट नैनोमीटर्स में होता है। जहां पे दो चीजों का अट्रैक्शन या रिपल्शन खत्म हो जाए, वो इन्फिनिट डिस्टेंस होता है। चाहे वो वन मिलीमीटर क्यों ना हो। तो इन्फिनिट पॉइंट अयान वो पॉइंट होता है जहां पे अट्रैक्शन या रिपल्शन खत्म हो जाए या निग्लिजिबल हो जाए। अब तुम बताओ। सर मतलब हम सैटेलाइट को जहां पर भी ले जाएं, अर्थ उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करती रहेगी ना। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हम जो है, असल में इन्फिनिट पॉइंट हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं जहां पे सैटेलाइट पे निग्लिजिबल ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस जहां पे ग्रेविटी इज निग्लिजिबल। डन हो गया। तो अब तीन एनर्जीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट और मीनिंग समझ आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया के ई जीपी और टोटल एनर्जी। अब अगली चीज जो हमने लिखनी है वो है, लिखें केपलर केपलर्स थर्ड लॉ फॉर ग्रेविटेशनल ऑर्बिट्स। यू कैन आस्क वेयर इज सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन केपलर का फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल है। केपलर का फर्स्ट लॉ ये है कि ग्रेविटेशनल ऑर्बिट्स जो हैं वो ओवल होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं। अच्छा, केपलर एक साइंटिस्ट था, उसने प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं, सैटेलाइट्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं, वो ऑब्जर्व किए थे। उसके तीन लॉज हैं। पहला लॉ भी सिलेबस में नहीं है, दूसरा भी सिलेबस में नहीं है। लेकिन पहला दूसरा लॉ मैं तेजी से बता देता हूं। उसका पहला लॉ ये है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते, ओवल होते हैं। उसका दूसरा लॉ ये है कि जब जमीन सूरज के पास जाती है तो तेज हो जाती है। तो उसका दूसरा लॉ ये है कि ऑर्बिट के अंदर जितना डिस्टेंस कम होता है उतना स्पीड ज्यादा होती है। केपलर का जो थर्ड लॉ है उसमें हम ऑर्बिट को सर्कुलर रिज्यूम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड लॉ सिलेबस में क्यों नहीं है? क्योंकि केपलर का फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑर्बिट को सर्कुलर रिज्यूम नहीं करते। हमारे पूरे सिलेबस में हम ग्रेविटेशनल ऑर्बिट को सर्कुलर इज्यूम करते हैं। बेशक सर्कुलर होता नहीं है, लेकिन हम इज्यूम क्या करते हैं? सर्कुलर। केपलर का जो थर्ड लॉ है वो रिलेट करता है, लिखो, इट रिलेट्स टाइम पीरियड। सर रेडियस कम करने से स्पीड क्यों बढ़ती है? हाँ वो हमने बहुत पहले किया है, अगर आपको याद हो। एक फार्मूला हमने सीखा है, v इज इक्वल टू Gm/r अंडर रूट। दो तरह से देख सकते हैं, मैथमेटिकली देख सकते हैं या फिर फिजिकली देख सकते हैं। मैथमेटिकली तो ये इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन क्या बता रही है कि रेडियस को जब कम करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। लेकिन अगर आप कहोगे मैथमेटिकली नहीं देखना, तो इसको एक्सप्लेन करने के दो तीन वेज हो सकते हैं। वो दो तीन वेज मैं बता देता हूँ। पहला वे, जब हम हाइट को कम करेंगे तो जीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब जीपी कम हो जाएगी तो केई बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि जीपी कम होगी तो केई बढ़ेगी, लेकिन फिजिकली ये चीज कैसे डिवेल्प होती है? हर एक ऑर्बिट की अपनी एक सर्टेन स्पीड होती है। जब कोई ऑर्बिट अर्थ के करीब होगा वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। जब कोई ऑर्बिट अर्थ से दूर होगा वहां पे ग्रेविटी कम होगी। तो जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड भी ज्यादा होगी, वरना वो ऑर्बिट डिवेल्प ही नहीं हो सकता। मैं बताता हूं कैसे। अगर हाई ग्रेविटी पे लो स्पीड है, मतलब वो कोलैप्स कर जाएगा। हाँ बात समझ गए हो। अगर फर्ज करें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और स्पीड कम है, तो वो ग्रेविटी जो है वो उस स्पीड के साथ ऑर्बिट में नहीं ले जाएगी, उल्टा अपनी तरफ खींच लेगी।
फिर जब वो नीचे आएगा तो जीपी का जो लॉस होगा वो केई में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सर्टेन ग्रेविटी पे एक सर्टेन स्पीड होगी तो ही ऑर्बिट डिवेलप होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इट रिलेट्स टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑर्बिट टू द तो इस पूरी चीज की समरी ये है कि जब रेडियस कम हो जाता है दो प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बीच में, तो दो बॉडीज की ऑर्बिट के बीच में, तो फिर उस ऑर्बिट जो कर रहे हैं उसके अराउंड उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। हाँ, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जीपी कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, इट रिलेट्स टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एज टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पेपर में आपने इसी तरह लिख के फिर टी और आर बता देना है। टी और आर, टी सैटेलाइट का होता है या ऑर्बिट का होता है, मैं फर्क बता देता हूं। जो चीज सैटेलाइट की होगी वो सैटेलाइट टू सैटेलाइट वेरी करेगी इवन इन द सेम ऑर्बिट। सैटेलाइट की प्रॉपर्टीज चेंज होने से अगर कोई चीज चेंज होगी तो वो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी है। अगर एक गिवन ऑर्बिट में सब सैटेलाइट्स के लिए अगर सेम होगी तो वो ऑर्बिट की प्रॉपर्टी है। तो टाइम पीरियड ऑर्बिट का होता है या सैटेलाइट का होता है? हाँ, टाइम पीरियड बेटा ऑर्बिट का होता है क्योंकि सब सैटेलाइट्स के लिए सेम होता है। टाइम पीरियड ऑफ ग्रेविटेशनल ऑर्बिट, और आर हम लिखेंगे इट इज रेडियस ऑफ ग्रेविटेशनल ऑर्बिट। बेटा टी है टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट और आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये इक्वेशन रिलेट करती है किसको? ये लॉ रिलेट करता है टाइम पीरियड को रेडियस ऑफ ऑर्बिट के साथ। अब लिख फिर आगे चलते हैं। लिख दिया? अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। लिखो फॉर अ सैटेलाइट, for a satellite for a satellite show that t square is proportional to r cube. For a satellite, say for a satellite show that t square is equal to r cube। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। अच्छा, सैटेलाइट का जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम एक ही काम करते हैं, क्या? एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल, उससे हमें आंसर मिल जाता है। सैटेलाइट का कोई भी क्वेश्चन होगा क्या करेंगे? एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स, वैसे सर्कुलर ऑर्बिट का जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को उसके ओरिजिन से इक्वेट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन भी कोई फोर्स होती है, कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हम लिखेंगे एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की हम इक्वेशन लिखेंगे जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर आर स्क्वेयर। एक आर से अगर काट दिया जाए बाकी क्या बच जाएगा? एम वी स्क्वेयर। तो एम को क्यों ना काटें, एम को भी काटो। अच्छा, तो वी क्या बन गया? वी स्क्वेयर छोड़ दो, जी एम ओवर आर। क्या हम वी को 2 पाई आर ओवर टी लिख सकते हैं? तो लिख दो। वी की जगह सरकमफेरेंस ओवर टाइम पीरियड, और इधर से क्या आ जाएगा? अपॉन आर। तो ये बन जाएगा फिर इधर वाला आर और इधर वाला आर, इसको अगर कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर जी एम ओवर आर। टी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, टी स्क्वेयर इधर चला गया, बाकी सब कुछ इधर चला गया। तो 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब ओवर जी एम। तो ये बन गया टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब ओवर जी एम। अगर सेम प्लेनेट होगा तो एम तो कांस्टेंट होगा, 4 पाई वैसे ही कांस्टेंट है। तो हम यूं लिख सकते हैं ना, इफ, जहां पे एफ इफ लिखते हैं इसका मतलब है कि कंडीशनल कांस्टेंट है, मतलब चेंज होने का पोटेंशियल है उसमें।
कैपिटल एम चेंज हो सकता है, क्या पता प्लेनेट का मास चेंज हो जाए, क्या पता आपका कंपैरिजन दो डिफरेंट प्लैनेट्स का हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऑर्बिट अराउंड मून और ऑर्बिट अराउंड अर्थ। तो कैपिटल एम सेम होगा या डिफरेंट होगा? फर्ज करें यू आर कंपेयरिंग टू ऑर्बिट्स, वन इज अराउंड अर्थ एंड वन इज अराउंड मार्स, तो एम सेम होगा या वेरी कर जाएगा? वेरी कर जाएगा। तो कैपिटल एम होता है प्लेनेट का मास जो वेरी कर सकता है, लेकिन अगर सेम प्लेनेट होगा फिर वेरी नहीं करेगा। तो अगर ये कांस्टेंट हो, जो कि हर वक्त तो नहीं होता, अगर ये कांस्टेंट हो तो फिर रिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा वो है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये है जी केपलर थर्ड लॉ की इक्वेशन। बाकी कहानी हम आगे देखेंगे, यहां तक कॉपी कर लो। ये क्या हो गया जी, केपलर का थर्ड लॉ हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, अगर ये हो गया तो अब केपलर थर्ड लॉ की एक दो एग्जांपल्स आपको क्विकली क्विकली देते हैं। क्वेश्चन लिखो उसका ए पार्ट, जमीन बना दो, यानी कि अर्थ, अर्थ के अराउंड दो ऑर्बिट्स बना दो, एक ऑर्बिट थोड़ा तेज, दूसरा ऑर्बिट थोड़ा सा और तेज, बना दो फिर आगे चलते हैं ना। बना दिया। एक जो ऑर्बिट है उसके रेडियस को आर कह दो, दूसरा जो ऑर्बिट है उसके रेडियस को 3r कह दो। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट आप अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज करके अच्छा सा बना सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को भी मसला नहीं है। एक्स और दूसरा ये सैटेलाइट हो गया वाई। तो सैटेलाइट एक्स जो है उसका ऑर्बिट का रेडियस क्या है, स्मॉलर आर। सैटेलाइट वाई के ऑर्बिट का रेडियस क्या है, 3r। ठीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट पूछूं, वाई इज, अयान तुमने बताना है टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वैलिड। अयान इसका आंसर बताओ, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्यूब वैलिड क्यों है अयान? ऑर्बिटल, ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट। नहीं। हाँ बेटा आप, हाँ, बिकॉज बोथ ऑर्बिट्स आर अराउंड द अर्थ, बिकॉज द प्लेनेट इज सेम, बिकॉज द, हाँ, कैपिटल एम कांस्टेंट है बेसिकली, कैपिटल एम कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे सिंस, अयान जब प्लेनेट सेम होता है तब ये अप्लाई होता है। कैपिटल एम इज कांस्टेंट as both the orbits, as both orbits, as both orbits are around the earth। बेटा क्योंकि दोनों ऑर्बिट्स अर्थ के अराउंड है तो इसलिए टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है वो वैलिड होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। उसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में लिखेंगे सैटेलाइट और दूसरे कॉलम में लिखेंगे उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। पहले कॉलम में लिखेंगे सैटेलाइट और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, उसका टाइम पीरियड। सैटेलाइट हम लिख देंगे एक्स, फिर सैटेलाइट हम लिख देंगे वाई। सैटेलाइट एक्स और सैटेलाइट वाई। सैटेलाइट एक्स का टाइम पीरियड आपको टी की मान है और सैटेलाइट वाई का टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वाई, ऑफ सैटेलाइट वाई इन टर्म्स ऑफ टी। बेस्ट ऑफ लक, करो जी जल्दी करो। क्वेश्चन समझ आ गया यान? जी सर। तुम लोगों से हो जाएगा या आखिर में मुझे ही करना पड़ेगा? देखते हैं फिर। सर हो गया। हो गया। जी सर। अच्छा देखो, सर बता दूं?
मिलके कर लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को हमेशा रेशो बनाते हैं, पता है ना? Yes. सो इफ यू हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी यू कन्वर्ट दैट इनटू रेशो। तो ये बन जाएगा T1/T2 इसका होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। तो T1 को हम x कर लेते हैं T2 को हम y कर लेते हैं जो कि नहीं पता हमें, और R1 जो है वो x का रेडियस है जो कि है R, और R2 कितना है? The 3R. 3R, और इसका ओवरऑल क्यूब हो जाएगा ना। Yes. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो R से कट गया ना, तो T/y स्क्वायर भी है ना, इज इक्वल टू 1/, मुझे लगता है 27 आ गया है ना। 1/7. हाँ, तो 27T² इज इक्वल टू y स्क्वायर। गॉट इट? Yes. 27T² इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो y फिर बन जाएगा 27T² का अंडर रूट। तो y इज इक्वल टू 27 का अंडर रूट और साथ t आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी बात, है जी? अब ये हो गया क्वेश्चन का ए पार्ट। अब लिखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दो सैटेलाइट्स की मान है, दो प्लैनेट्स की मान है और दो सैटेलाइट्स की मान है। इसको लिख दो प्लैनेट एक्स, इसको लिख दो प्लैनेट वाई, थोड़ा जल्दी से। प्लैनेट एक्स का मास m है, प्लैनेट वाई का मास 3m है। प्लैनेट एक्स के अराउंड जो ऑर्बिट है वो ये है, प्लैनेट वाई के अराउंड जो ऑर्बिट है वो ये है। बना दो, फिर क्वेश्चन बताता हूं। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 4r। ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट है y, और ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट है x। ठीक हो गया? अच्छा, अब अयान बताएगा पहला क्वेश्चन। y इज T² प्रोपोर्शनल टू R3। अयान नॉट एप्लीकेबल। अब ये बताओ। क्योंकि प्लैनेट्स डिफरेंट है। हाँ, प्लैनेट्स डिफरेंट है तो क्या फर्क पड़ जाएगा फिर? सन की कैपिटल, डिफरेंट। हाँ, फॉर द इक्वेशन, T² is equal to 4 pi square R³ over gm। m is constant या m is not constant? Not constant. m is not constant, m is not same, that's why T² proportional to R³ can be applied या cannot be applied? Cannot be applied। तो हम T² is proportional to R³ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? आते हैं ना उस पर भी। सेकेंड पार्ट लिखो, टाइम पीरियड ऑफ वाई। आपकी बार उल्टा कर रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है? ये वाली चालाकी भी करेगा एग्जामिनर। टाइम पीरियड ऑफ वाई इज टी। फाइंड, अब ये है ना आर और एम दोनों वेरी कर रहे हैं तो उससे रेशो बना लेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एक्स in terms of t। Time period of y is t, find time period of x in terms of t। तो अब अगर हम उस पे जाते हैं वापस, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं सैटेलाइट, थोड़ा तेज। उसके बाद हम लिखते हैं प्लेनेट, प्लेनेट में प्लेनेट का मास लिखेंगे, ऑर्बिट में ऑर्बिट का रेडियस लिखेंगे हैं। Yes. सैटेलाइट एक्स, प्लेनेट एम, ऑर्बिट आर। प्लेनेट वाई, सॉरी सैटेलाइट वाई, प्लेनेट मास 3m,
और रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4r है। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन है? टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब over gm. 4 pi square over g is a constant here. 4 pi square over g is a constant here. So as a result, t square is proportional to r cube upon m. तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास tx over ty, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r न्यूमरेटर में है ना, rx ओवर ry इसका होल क्यूब, और हो जाएगा my ओवर mx का पावर 1 है आई थिंक। लेकिन m को उलट क्यों कर दिया? क्योंकि नीचे था, डिनोमिनेटर में था। हाँ, तो फिर अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? टी एक्स जो है, हाँ टी एक्स टी है ना, नहीं टी एक्स तो फाइंड करना है। अब की बार उल्टा सिस्टम हो गया, टी एक्स फाइंड करना है और टी वाई टी है। अच्छा, एक्स का रेडियस है आर, वाई का रेडियस है 4r। अच्छा, और इसका क्यूब, वाई का मैस क्या है? y का मैस है 3m और x का मैस क्या है? m है। तो इसको हमने करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास बन जाएगा टी एक्स ओवर टी, r और r कट गए, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 ना, इंटू m और m कट गए 3। हाँ नहीं है, वो स्क्वायर तो है ना, तो बाद में करेंगे ना। 3/64, तो टी एक्स स्क्वायर इज 3/64 टी स्क्वायर, तो टी एक्स इज 3/64 टी, और ये अंडर रूट। ठीक है, डन विद केपलर्स थर्ड लॉ। अब अगली हेडिंग लिखो। कॉपी हो गया ना? लिखो एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, इसकी डेफिनेशन लिखो। मिनिमम स्पीड at the surface of a planet to reach infinite point. Minimum speed at the surface of the planet to reach infinite point. तो surface of planet पे मिनिमम स्पीड जो चाहिए किस काम के लिए? इन्फिनिट पॉइंट पे रीच करने के लिए। ठीक है, तो एस्केप स्पीड का सिंबल पहले लिख लो। लिखो एस्केप स्पीड इज इक्वल टू वी एस्केप, और ये हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन पहला जो है वो ये है कि शो दैट वी एस्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर कैपिटल R अंडर रूट। डेरिवेशन है सिलेबस में। So show that V escape is equal to 2gm over R under root, where capital M is mass of the planet and capital R is the radius of the planet. यहां से आगे इंशाल्लाह हम मंडे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे।
तो ख्याल रखो अपना। A1 की क्लास अभी शुरू करेंगे अगर आपका कंपोजिट है तो। और गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर देना, उसमें मैं सारे नोट्स सारा कुछ लगाता जाऊंगा। अली भाई बस 2 मिनट में क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो? स्कूल कौन सा पढ़ा है? भी हमारे ठीक हो? आज का साथ वो भी लगा दिया वो की अच्छा जुलाई की साल है एवं एवं की फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और अभी वाली क्लास में मैं था जुलाई करते हैं तो ऐसे 18-19 सही कौन मुझे क्रेडिट नहीं। मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। आज मैंने कहा था उसको सुबह उसका मास्टर को उसके बाद नहीं नहीं शेयर होता है यार। 300 भी दिखा था ना रीड नहीं मैं यूनिवर्सिटी गया था ना, वहां से दिलवा लिया था गलती से। और उसने फुल टैग कर दिया था। ये केटर 4 दिन से चला रहा ये करता है मतलब अकेले बंदे नहीं कि और मेरे लेकिन मुझे रही नहीं है तो दिन हम लोग लाते थे वो डिस्पोजेबल तो ठीक रहता है। नहीं यार डिस्पोजेबल महंगा पड़ता है जितना उतने का तुम्हें ये पड़ता है उतने का तुम्हें ये डिस्पोजेबल लिया तो उसमें 3,000 बेस्ट है कजन की शादी थी 6-7 लड़के थे ठीक है हल्का मत खाने वाला थोड़ा थोड़ा खिला दी 3,000 कैश वो ये कारण है कि वो इस तरह के मतलब एक दिन तो पूरा पूरा निकाल रहे थे एक दिन 2 दिन देखिए जो होता है डिस्पोजेबल मतलब वो ज्यादा मजे के होते हैं यार वो तो तुम्हारे उस पर डिपेंड करता है तुम्हें किस चीज आपका मेरे डिस्पोजेबल साथ ऐसे ही रहते हैं जो इसके लिए होते हैं डिस्पोजेबल तो काइंड ऑफ छिपाने वाला होता है नहीं यार अगर गन स्पॉट के यार ओपन है एक गन मेरा रूम को बता मेरे घर में इसको बना करने के लिए तो कुछ कह रहे हो कि ऐसे कहां पे रहते हैं भाई टेंट में रहते हैं नहीं मुझे ये मेरे भी ये भी से पता है ट्राउजर है ये जो होते हैं कि भाई कोई भी हार्ड जाने से पहले ना ये घर से कपड़े लाते हैं घर से कपड़े वैसे यार निकल भी कौन तो यही है एक बार बोलता कि मेरी रुचि देती वो निकल के ना गिर गया था तो मैं जैसे मैं यूनिवर्सिटी में गया वो पीछे ना मेरे क्वेश्चन के नीचे में थी मुझे नहीं पता हमारे यहाँ लोग ने टीचर वगैरह नहीं सेलेक्ट करेंगे कहते हैं ये सेंट करना बेटा है तो नहीं पता था उन्होंने मेडिकल बॉक्स बनाया तो मैं हूँ मैं क्या करता चीज़ बोली वो दोस्ती थी वो